आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आए हैं, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी अफबाउ नियम की चर्चा करेंगे। हेडिंग डालते हैं अफबाउ नियम, अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए अफबाउ नियम क्या होता है। अफबाउ नियम जो है इसका ये जर्मन भाषा का शब्द होता है अफबाउ। इसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। अफबाउ शब्द का अर्थ होता है क्रमिक रचना। एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। इसके आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। अब इस सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार कॉपी में नोट करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं। नियम केवल इतना है, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम में प्रवेश करते हैं। अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में प्रवेश करते हैं। ये इसकी मुख्य बात है। अब देखिए, जो बढ़ती हुई ऊर्जा का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है ना? तो बढ़ती हुई ऊर्जा का निर्धारण तथा ये भी मुख्य बात है, तथा बढ़ती हुई ऊर्जा का निर्धारण N+L नियम द्वारा होता है। N+L नियम द्वारा होता है। अभी N+L नियम क्या है? बढ़ती ऊर्जा को कौन डिसाइड करता है? N+L रूल डिसाइड करता है। N+L रूल के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बढ़ती ऊर्जा का क्रम क्या है, ठीक है ना? N+L नियम के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम क्या है। विभिन्न उपकोषों में बढ़ती ऊर्जा के क्रम को ज्ञात करने के लिए जो है N+L नियम का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं ये N+L नियम क्या होता है। इसे कॉपी में नोट करेंगे। N+L नियम, N+L नियम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। N+L नियम, जैसा हमने आपको बताया था, N मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। N मतलब क्या? मुख्य क्वांटम संख्या। N मुख्य क्वांटम संख्या। यदि L की बात की जाए, L क्या है? दिगंशी। L दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो इसके दो नियम हैं या दो बिंदु हैं। N+L नियम के दो बिंदु हैं। पहला बिंदु सुनेंगे पहले, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का जो मान है वो सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है। कॉपी में नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। ये पहला नियम है। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। जैसे यदि अपने पास 2s और 2p दो उपकोष हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, ठीक है ना? तो 2s के लिए N+L का मान क्या होगा? 2s में n का मान कितना है? 2, s का मान कितना है? 0, तो बराबर 2। 2p के लिए हम देखें, 2p के लिए n बराबर 2, p बराबर 1, बराबर 3। तो 2s के लिए N+L का मान कितना आया? 2 आया। 2p के लिए N+L का मान कितना आया? 3 आया। और हमारा नियम कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। अतः हमारा इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? पहले जाएगा 2s में। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 2s में, फिर उसके बाद जाएगा 2p में। तो ये पहला नियम है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है
जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। जैसे 2s व 2p में यदि हम देखें 2s के लिए n प्लस एल का मान 2 है, जबकि 2p के लिए n प्लस एल का मान 3 है, अतः इलेक्ट्रॉन पहले 2s उपकोष में जाएगा। इसके बाद दूसरा नियम, n प्लस एल का ही दूसरा नियम या दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु यदि विभिन्न उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान, यदि विभिन्न उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। इसे कॉपी में नोट करेंगे, यदि विभिन्न उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। अब देखिए, जैसे कई उपकोष ऐसे इसमें n प्लस एल का मान समान है। यदि हम देखें, यदि हम बात करें 5f की, 5f, तो 5f के लिए n प्लस एल का मान यदि हम देखें n इक्वल टू 5, मैं बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ, SPDF, s का मान 0, l के मान है ये, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ये l के मान लिखे गए हैं। 5f यदि है, n बराबर तो 5 हो गया, और l बराबर f के लिए कितना मान है, 3 है, तो 5 3 8। यदि हम 5f के बाद देखें 6d को, तो 6d के लिए 6 प्लस d के लिए मान क्या है 2, तो 6 2 8। इसके बाद यदि हम देखें 7p को, तो n बराबर 7, p इक्वल टू क्या 1, तो 8। यदि हम देखें 8s को, 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो चारों उपकोष हैं, चारों के लिए n प्लस एल का मान समान है। तो इस स्थिति में यदि विभिन्न उपकोषों के लिए n प्लस एल का मान समान है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। हम यहाँ पर देखें तो n का मान सबसे कम किस में है, सबसे कम इसमें है 5f में। 5 में n बराबर कितना है, n बराबर कितना है 5 है केवल, तो पहले टर्न इसमें जाएगा, फिर क्रमशः इनमें जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर 6 वाले में जाएगा, फिर 7 में और फिर 8 में। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा। इनका क्रम ये रहेगा 5f 6d और 7p 8s। तो इस प्रकार से n प्लस एल नियम को ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता है। एक बार फिर से बताता हूँ n प्लस एल नियम क्या होता है। पहला नियम, इसका 2 बिंदु हैं। पहला नियम ये कहता है कि पहला नियम जो है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है, इसके लिए n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। दूसरा नियम कहता है विभिन्न उपकोषों के लिए यदि n प्लस एल का मान समान है, तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। तो ये 2 नियमों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए n प्लस एल नियम, इसके द्वारा जो है तो विभिन्न उपकोषों के लिए बढ़ती हुई ऊर्जा का निर्धारण होता है। इसे हम एक चार्ट द्वारा भी देख सकते हैं। इस प्रकार से n प्लस एल के मान और उपकोष, देखिए इस तरह से हम बनाते हैं चार्ट। ये देखिए ऊपर हम लिखेंगे n प्लस एल के मान, फिर उपकोष। अब देखिए, अब n प्लस एल का मान यदि 1 है, 1 किसके लिए मिलेगा, केवल 1s के लिए। n बराबर 1, s इक्वल टू 0। इसका ध्यान रखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, 0 1 2 3 s p d और f। 1s के लिए n प्लस एल का मान 1 मिलेगा। फिर यदि देखें
n+l का मान 2 किसके लिए मिलेगा, 2s के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा फिर 2s में जाएगा, चूंकि 2 + 0 = 0। 3 किसके लिए मिलेगा, 3 मिलेगा 3s के लिए, 3 + 0 = इसके बाद 3 में जो है तो पहले 2p में जाएगा 2p और इसके बाद जाएगा 3s में। इन दोनों के मान 3 मिलेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3। पर इसमें ये n मान इसमें कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, 2p 3s 4 मान किसके लिए मिलेगा देखते हैं, 3p और 4s। 3p के लिए मान 3 + 1 = 4, 4 + 0 = 4, इसके लिए 4 मान मिलेगा। फिर देखते हैं 5 किसके लिए मिल देगा, 5 मिलेगा 3d, 3 + 2 = 5 और 3 के बाद 4p और 5s। ये तो पहले 3d में फिर 4p में फिर 5s में। इसके बाद भी हम देखें 6 किसके लिए मिलेगा, 6 मिलेगा 3d के बाद 6 4d, 4d के लिए मिलेगा, 5p के लिए मिलेगा और 6s के लिए मिलेगा। 4 + 2 = 6, 5 + 1 = 6 और 6 + 0 = 6। 7 किसके लिए मिलेगा, 7 मिलेगा 4f के लिए, 4f 5d और 5d 6p और 7s। इस प्रकार से इनके लिए 7s मिलेगा सबके लिए। पर इसमें n का मान 4f में कम है, इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा फिर 5d में फिर 6p में फिर 7s में। इसके बाद 8 किसके लिए मिलेगा मान, यदि हम 8 को देखें तो 5f के अलावा 6d के अलावा 7p और फिर 8s। इन सब के लिए हमको जो मान मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ये जो टेबल है, इस टेबल के आधार पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिर 2s में फिर 2p में फिर 3s में, 3p 4s के बाद 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d और 7p 8s। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है s, p, d और f, पहले ही बता चुका हूँ। जो s उपकोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, p में 6 होती है, d में 10 होती है और f में 14 होती है। इसे भी नोट कर लेंगे। इस प्रकार से ये इनकी संख्या होती है sp-df में इलेक्ट्रॉनों की। अब इसके बाद अगली चीज़ को देखते हैं, मिटाते हैं। इसके बाद देखिए, इस क्रम को हम जो है प्रतीकों के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसे आप तैयार कर सकते हैं। आफबाउ या n+l नियम जो है, आफबाउ नियम का आफबाउ नियम का सरल रूप इस तरह से हेडिंग बना के और आप इसको लिख सकते हैं। आफबाउ नियम का सरल रूप देखिए, इसके आधार पर हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आफबाउ नियम या n+l रूल का उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए होता है। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो n+l रूल या आफबाउ रूल के द्वारा ही लिखे जाते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं, इसलिए एक चार्ट बनाते हैं। इस तरह से ये 1s कक्षक को दर्शाता है। 1s के बाद
ये 2s कक्षक है, ये 2p है, 2s 2p के बाद ये 3s, ये 3p, ये 3d, ये क्रमशः जो है 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p, 3s, 3p, 3d ऑर्बिटल, फिर 4s, 4p, 4d और 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f, इसके बाद 7s, 7p, 7d, 7f और इधर लास्ट में 8s। अब देखिए इन्हें जो है हम इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। ये अब देखिए इनमें एक एरो लगा, एरो इस प्रकार से, अब यहां से ये रनों का क्रम है, पहले 1s में, इसके बाद 2s में, फिर ये 2p में, फिर 3p में, 3p के बाद 4s में, इसके बाद 3d में, फिर 5s में, फिर 4d में, 6s में, सेवन एस में, 8s में। इस प्रकार से इस रैखिक प्रदर्शन के द्वारा हम देखते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3s के बाद इधर से इलेक्ट्रॉन जो है तो 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में, 5p में, 6s से होता हुआ इलेक्ट्रॉन 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए ये जो है 5f, 6d, 7p, 8s आज ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस रैखिक प्रदर्शन के द्वारा जो है हम आसानी से जो है विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इसके बाद इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे आपको कहा गया फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है N+L नियम से, अफबाऊ नियम से लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ नियम से लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 6 4 10, 2s2,
2p6 3s2 6 4 10 2 12 3 15। इस प्रकार से जो है तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये जो है अफबाऊ नियम से n+l नियम से ऐसे लिखते हैं। इसके अलावा यदि आपको कहा गया क्रोमियम तो अपवाद है, स्कैंडियम 21, इसका लिखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3d1 ऐसे लिख लेंगे। डी ये एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है स्कैंडियम, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। अभी तो इस वीडियो में हमने केवल आपको n+l रूल या अफबाऊ रूल के बारे में बताया है। इसके अलावा अब हम चर्चा करेंगे जो अपने विभिन्न ऑर्बिटल होते हैं उनकी आकृति के बारे में। देखिए SPD SPD व F ऑर्बिटल की आकृति। देखिए जो F तो सिलेबस में नहीं है आपके, केवल SPD है। SPD कक्षक की आकृति, ऑर्बिटल की आकृति। देखिए इसमें जो है सबसे पहला S कक्षक की जो आकृति है ये गोलाकार होती है। इसमें जो है तो सभी अक्षों पर समान इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। जैसे इससे आकृति इस प्रकार से गोलाकार होती है और इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है सभी अक्षों पर समान होता है। ये x अक्ष, ये y अक्ष और z अक्ष। S कक्षक की जो आकृति है वो गोलाकार होती है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो सभी अक्षों पर बराबर होता है। और इसके अलावा यदि हम 1s 2s 3s आदि कक्षों की बात करें तो गोलाकार ही आकृति होती है, बस इनके आकार में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे कोश बढ़ते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होती है। दूसरा जो है P कक्षक की आकृति, ये तो था S कक्षक के बारे में, S कक्षक की आकृति। फिर देखते हैं P कक्षक की आकृति। देखिए P उपकोष जो है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, Px Py और Pz। यदि अपनी x अक्ष हो इसे हम y अक्ष माने और इसे z अक्ष माने, तब जो Px कक्षक है, देखिए P कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है, मैं बता चुका हूं, ये जान लीजिए। S कक्षक की आकृति गोलाकार, P की डंबलाकार और D की डबल डंबलाकार होती है। डंबलाकार जब होती है तो जो Px कक्षक होता है, तो इसमें इसकी एक लोब, इसमें जो x अक्ष होती है इसी पर इसकी दोनों लोब होती हैं ये। और इस प्रकार से ये जो आकृति है ये है Px कक्षक की, ये Px कक्षक है, इसमें दोनों लोब होती हैं। यदि हम Py की बात करें तो ये तो x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई। इसमें क्या है कि y अक्ष पर, इसमें जो है तो y अक्ष पर दोनों लोब होती हैं ये। और इस प्रकार से ये जो है तो ये Py को दर्शाता है। यदि हम Pz की बात करें तो जो Pz होता है उसमें जो z अक्ष होती है उस पर होती हैं दोनों लोब। ये z अक्ष है तो इस z अक्ष पर ही इसकी दोनों लोब होती हैं ये। और इस प्रकार से ये जो है तो ये Pz कक्षक होता है। तो ये जो है हमने आपको बताया S कक्षक के बारे में, जिसकी आकृति गोलाकार होती है। P कक्षक की आकृति जो है डंबलाकार होती है। इसके बाद अब देखते हैं D कक्षक को।
डी कक्षक, देखिए डी कक्षक क्या करते हैं, डी कक्षक, डी में 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनमें भी क्या होता है कि जो पहला कक्षक होता है इसका, जैसे मैंने बताया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। इसका जो पहला होता है कक्षक वो होता है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में क्या होता है कि जो लोब है वो एक्स और वाई अक्षों के मध्य होती है, एक्स और वाई अक्ष के मध्य लोब होती है। इसमें जेड का कोई महत्व नहीं है। यदि हम एक्स और वाई के मध्य ही जो है तो लोब होती है। तो इसको मैं ऐसे दिखा दें, ये तो ये जो है, और एक लोब इधर, ये जो कक्षक है ये डी एक्स वाई है। ये जो कक्षक है ये डी एक्स वाई है, जो कि डी का पहला कक्षक है, डी उपकोष का पहला कक्षक है। इसके बाद है डी वाई जेड। यदि हम डी वाई जेड की बात करें, एक्स वाई और जेड, देखिए ये डी वाई जेड जो होगा, इसमें जो लोब होगी, पालियां जो होगी, डंबल जो होगा, वो वाई और जेड के बीच होगा, डी वाई जेड। यानी यहाँ पर ये जेड ये वाई, इसके बीच में जो है तो डंबल रहता है ये इस प्रकार से। ये जो है तो ये वाई जेड हो गया। इसके अलावा एक डंबल इस प्रकार से वाई जेड हो गया, डी वाई जेड के बाद आता है डी एक्स जेड। देखिए जो डी एक्स जेड होता है तो इसमें क्या होता है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड। अब देखिए डी एक्स जेड है, इसमें जो लोब है एक्स और जेड के बीच रहती है, एक्स और जेड के बीच जो है तो ये लोब इस तरह से होती है, और एक लोब इस प्रकार से। ये जो कक्षक है, 3 कक्षक जो है ये 2 अक्षों के बीच रहते हैं। जो 3 कक्षक हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये जो है ये किन्हीं 2 अक्षों के मध्य रहते हैं। जबकि जो 2 कक्षक हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अक्षों पर ही होते हैं। जैसे अगला है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो है तो अक्षों पर ही होते हैं, एक्स वाई यहीं पर, ये सीधे अक्षों पर होते हैं। ये इस प्रकार से डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से ये कक्षक जो है ये दर्शाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अगला जो है डी जेड स्क्वायर, यदि इसमें अपन इसको जेड अक्ष हम मान लें तो इस प्रकार से ये डी जेड स्क्वायर है वो इस प्रकार से रहता है। ये जो आकृति है, ये आकृति ये डी जेड स्क्वायर को स्पष्ट करती है, डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये डी एक्स वाई, इस प्रकार से हमने जो है अभी तक एस पी डी कक्षों की आकृतियों के बारे में देखा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इसमें नोड या नोडल तल, उसे भी देखते हैं। नोडल तल या नोड, ये क्या होता है, ठीक है, या विस्पंद, हिंदी में इसको विस्पंद कहते हैं। विस्पंद ये क्या चीज़ होती है, देखिए नोडल तल जो है तो परमाणु कक्षकों के मध्य का वह क्षेत्र, लिख सकते हैं परमाणु कक्षक के मध्य का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। परमाणु कक्षक के मध्य का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोडल तल या नोड कहलाता है। देखिए ये नोड कहलाता है। इसकी संख्या, नोड की संख्या जो है विभिन्न कक्षकों में नोड की संख्या को
n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1 द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे, जो नोडों की संख्या है वो n माइनस l माइनस 1 द्वारा ज्ञात किया जा सकती है। जैसे आपसे किसी ने पूछा 3p कक्षक, 3p कक्षक में नोड संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? इसमें n की वैल्यू कितनी है? 3 है, n की वैल्यू 3 है। l बराबर कितना है? p उपकोष है तो 1 होगा, 1 माइनस 1 हाई है तो बराबर, ये तो 0 हो गया, बराबर 3। तो ये 3p 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। जो 3p कक्षक होता है उसमें केवल एक ही नोड होती है, ऐसे आप सब में सही कक्षों में नोड संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक लेते हैं, समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षक ये क्या होते हैं? देखिए, समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं, इसे जानते रहेंगे, समान ऊर्जा के कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जैसे अपना px, py, pz, ये क्या है? समभ्रंश कक्षक है, क्योंकि सभी p उपकोष में होते हैं, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान रहती हैं। तो समान ऊर्जा के जो कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं रहता, तो ये जो है समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मुख्य जो सिद्धांत है, अफबाऊ सिद्धांत के बारे में चर्चा की, वह एसपीडी कक्षों की आकृतियों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।